डॉक्टर सुधीर सक्सेना मौजूद हैं। डॉक्टर सुधीर सक्सेना डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी है। ये मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में से आए हैं और आपके सामने कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो है इश्यूज आपके सामने रखेंगे, टॉक रखेंगे और जिनके कोई क्वेश्चंस हो उसके ऊपर they can come forward and ask to Dr. Saab. Now I will request Dr. Sudhir Saxena to come on the stage for the talk, and I request everybody to welcome Dr. Saxena with a big round of applause. Me and the CGHS Association for inviting me. बहुत बरस हो गए शायद आप लोगों से मुखातिब हुए लास्ट टाइम आई थिंक। इसलिए मैं ये कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक इंटरेक्टिव सेशन चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं कुछ भी मेरे से पूछ सकें, जवाब मैं देना चाहूँगा, उसके बारे में आपका कोई क्लैरिफिकेशन हो वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं एल्डरली के अंदर, क्योंकि हम लोग सब उस एज ग्रुप में पहुँच गए हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं या कर सकते हैं, और अभी रिसेंटली उसकी क्या मतलब कोई नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो आई हैं जो हेल्प कर सकती हैं। मैं मैक्स हॉस्पिटल से आता हूँ। मैक्स हॉस्पिटल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में रजिस्टर्ड है और हमें इसको अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। तो अगर हम आज के डेट में डेफिनेशन देखते हैं एल्डरली की, तो एल्डरली की डेफिनेशन ये नहीं है कि बंदा बूढ़ा हो गया। एल्डरली आर नाउ डिवाइडेड मेडिकली इनटू 3 कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरी है वो कहलाते हैं यंग एल्डरली। यंग एल्डरली वो होते हैं जो कि बिल्कुल फिट होते हैं, जो अपना सारा काम हम खुद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, एवरीथिंग। दे आर like any other normal person. I hope I will be one of them next year. So तो यंग एल्डरली जो होते हैं उसकी डेफिनेशन ये होती है। दूसरी तरफ एक जो कहलाती है डेफिनेशन वो होती है ओल्ड एल्डरली की, जो कि एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां उनकी डिपेंडेंस हो गई है किसी के ऊपर, फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट हैं या फिर कोई सेवा करने वाला है उस पर डिपेंडेंट हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी उनको हेल्प चाहिए, किसी न किसी को ले जाना पड़ता है। और बीच में एक कैटेगरी आती है जो कि ट्रांजिशन फेज है, फ्रॉम यंग एल्डरली टू ओल्ड एल्डरली इसको कहना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो डिजीज़ेज़ हैं वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ेज़ हैं, जो कि शायद यंग एल्डरली एज ग्रुप से स्टार्ट हो जाती हैं अमूमन, और ये एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो मेजर प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, जो ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, किसी भी कैटेगरी के हों, जो कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, नंबर 1 है उसमें से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। और केवल हाइपरटेंशन ही नहीं, हाइपरटेंशन से रिलेटेड उसकी कॉम्प्लिकेशंस। सपोज करिए कि किसी शख्स को कोई 30 साल से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो 30 साल में जाके उसके कई लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो तो। जैसे किसी को माइनर स्ट्रोक हो सकता है, किसी को हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंस हो सकती है, किसी के हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक हो सकती हैं, किसी को किडनी डिजीज़ हो सकती है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आने लग जाती हैं इस एज ग्रुप में। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ तो आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। जब हम ब्लॉकेज की बात करते हैं, हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से या तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, या आपको स्टेंट डलवाना पड़ रहा है, या आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ रही है, उसको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। एक और कैटेगरी जो कि उभर के आई है, और क्यों उभर के आई है, बिकॉज इंडिया में भी अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। मैं हैरान था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 70 साल पहले, उस समय की आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 साल होती थी। उससे एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज जस्ट 45 ईयर्स।
नाउ इवन द गवर्नमेंट डेटा हैज़ टेकन इट टू 72 ईयर्स मेल्स के अंदर। तो मैं सब लोग जो मेरे पास आते हैं दिखाने के लिए और कहते हैं जी इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, ये कराना पड़ रहा है, वो कराना पड़ रहा है, मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि मेरे को आप एक बात बताइए कि पिछले 70 साल में हमारी जनरेशन या हमसे सीनियर जनरेशन ने ऐसा क्या काम किया है जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है? क्या हम खाना बहुत अच्छा खाने लग गए हैं? क्या हम बहुत एक्सरसाइज करने लग गए हैं? क्या हम जो है स्ट्रेस को कम कर लिया है हमने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्योरली एंड मेजरली जो मेडिकल साइंस के प्रोग्रेस है पिछले 70 सालों में, उसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया है। ये नहीं है कि कोई आप 45 साल से 75 साल अब जीने लग गए हैं तो आप कोई बहुत ज़्यादा आपके अंदर काबिलियत है कि आप 75 साल जीने लग गए, नहीं। उसमें मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है और इस चीज़ का योगदान है कि जो दवाइयाँ ओवर द ईयर्स नई नई डेवलप करी गई हैं, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ नई नई डेवलप करी गई हैं, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। हालांकि इसका एक मैं डाउन साइड भी देखता हूँ जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नज़र आता है, हमारे यहाँ भी नज़र आने लग जाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में 90 साल के व्यक्ति को भी वो सारे अधिकार हैं कि उसको सारा लेटेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। अच्छा ये ज़्यादा पास आ गए, बहुत सॉरी। तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो 90 साल के बुज़ुर्ग हैं, 95 ईयर्स के बुज़ुर्ग हैं, जो टोटली डिपेंडेंट हैं, उनको भी मेडिकल साइंस जो है उम्र दराज करती जा रही है, उनकी भी उम्र बढ़ाई जा रही है। ऑल्दो दे मे नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, और उसमें से कई लोग ऐसे होते होंगे जो सोचते होंगे यार अब जी लिए, अब जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो स्टेज हमारी अगले 10-15 साल में आने वाली है इंडिया की, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड टू मच। तो वो एक डाउन साइड है कि मेडिकल साइंस ने आपकी एज तो बढ़ा दी, क्वांटिटी, बट क्या क्वालिटी बढ़ाई है? क्वालिटी नहीं बढ़ा पाए हैं हम, बिकॉज एजिंग इज़ अ प्रोसेस। जो ऊपर वाले ने बना के शरीर को ऐसा भेजा है कि ये ख़त्म होगा ही होगा, इसमें बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी, ये बुजुर्ग होएगा ही होएगा, सबकी साथ ये चीज़ अप्लाई करती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको मेंटेन करने के लिए मेडिकल साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी है, और उससे ज़्यादा आई थिंक पर्सनल कंट्रीब्यूशन है कि हम अपने शरीर की कैसे देखभाल करते हैं और कब से देखभाल करते हैं। जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना बेटर रहेगा, मगर लेट हो करके भी ऐसा नहीं है कि अब मैं ये सोचूं कि मैं 60 साल का हो गया तो मेरे को अब क्या है, अब कुछ नहीं यार, बचा क्या है, वो नहीं सोचना चाहिए। दैट स्टेज ऑफ डेस्पेंडेंसी शुड नॉट बी देयर। तो एक जो बीमारी जो अब बढ़ रही है वो है आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं, उसमें से एक वाल्व जो होता है वो एज के साथ साथ श्रिंक करता है और काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर जाता है। तो ये आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि अब कॉमनली देखने में आ रही है बिकॉज ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एल्डरली के अंदर? डायबिटीज़ is a common problem, and diabetes gives rise to all sorts of problems. We know it. It is जिसको कहते हैं ना जननी है ये बहुत सारी बीमारियों की। जैसे डायबिटीज़ करके आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है कि पैरों की नाड़ियाँ बंद हो जाएँ आपकी, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो डायबिटीज़ अलोन कॉज करती है। देन स्ट्रोक्स इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन द एल्डरली। स्ट्रोक्स का मतलब है ब्रेन स्ट्रोक्स, आपको पैरालिटिक अटैक आ जाए, आपको जुबान लग जाए, कुछ हो जाए। दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द एल्डरली। हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसका इंसिडेंस अगेन बढ़ रहा है बिकॉज द पॉपुलेशन इज एजिंग नाउ। एज जैसे जैसे लोगों की बढ़ रही है तो हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। हार्ट फेलियर इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो बाकी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेसफुल लाइफ, ये सारी चीज़ें भी बढ़ी हैं पिछले 40-50 सालों में। ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो ये अल्टीमेटली दे विल ऑल लीड टू व्हाट इज़ अ स्टेट कॉल्ड हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट की पंपिंग कम हो जाना। नॉर्मल पंपिंग 50-60% होती है हार्ट की, वो कम हो करके 30%, 25% रह जाती है, तो व्यक्ति को हम हार्ट फेलियर का पेशेंट लेबल करते हैं।
देन रिदम डिसऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदम डिसऑर्डर्स का मतलब है कि आपकी धड़कन जो है, जो कि नॉर्मली रेगुलरली 70 से 100 के बीच में रहनी चाहिए, कुछ लोगों की या तो बहुत फास्ट हो जाती है, 130, 140, 150 चली जाती है, 150 के भी ऊपर चली जाती है कई बार, और इरेगुलर भी हो जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, और वो कंडीशन एल्डरली में ज़्यादा देखी जाती है। और अनफॉर्चुनेटली वो एक कंडीशन ऐसी है जिससे स्ट्रोक्स होते हैं लोगों को। जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी में आता है जिसको कोई पैरालिटिक अटैक हो गया है, तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं बिसाइड्स पैरालिसिस, कि इसको रिदम का डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कि इसको एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो गया है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन दी एल्डरली। दूसरी प्रॉब्लम होती है स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट। आपकी नॉर्मल 70 से 100 चलनी चाहिए, आपकी हार्ट रेट चल रही है 30-35। 30-35 क्यों चल रही है? क्योंकि हार्ट आपका जो है वो एज हो गया है अब। तो जैसे आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे हमारी आंखों में कैटरेक्ट आ जाता है, वैसे ही हार्ट की जो बिजली बनती है हार्ट के अंदर, वो बननी कम हो जाती है, या उसके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, TND लॉसेस जिसको बिजली वाले कहते हैं। तो ट्रांसमिशन या तो प्रॉपरली नहीं हो रहा है या बनी कम रही है बिजली, तो स्लो डाउन हो जाता है हार्ट रेट। उसका नतीजा क्या होता है? जब स्लो डाउन हो जाता है, आप चलते हैं, आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो आपको सांस फूलेगा या चक्कर आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों का अब निदान आ चुका है, बट दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। एक और इम्पॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है सिनकोप, कि चक्कर आ गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ डेंजरस होते हैं, कुछ डेंजरस नहीं भी होते हैं। एक बहुत कॉमन कंप्लेंट जो कि मेरे पास पेशेंट्स लेके आते हैं और जिनको मेरे को समझाना पड़ता है कि ये बीमारी नहीं है, वो होती है कि रात को कोई बुजुर्ग उठा, बाथरूम करने गया है, बाथरूम करते करते चक्कर आ गया और गिर गया। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। साल के कम नहीं तो 15-20 पेशेंट्स हम ऐसे देखते ही देखते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि अवॉइडेबल कंडीशन है और ये बीमारी नहीं है। ये मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों को कि ये बीमारी नहीं है। होता क्या है कि एल्डरली के अंदर जब वो खड़े होते हैं, एकदम से सो रहे हैं, एकदम से खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए तो पैरों के अंदर कूलिंग हो जाती है ब्लड की, तो जो ब्लड का रिटर्न है टुवर्ड्स योर ब्रेन वो घट जाता है, उसकी वजह से चक्कर आता है ये। और ख़ास तौर पे ये तब होता है जब वो जा कर के खड़े होकर के यूरिन पास कर रहे होते हैं। वेरी कॉमन ये होता भी उनमें ज़्यादा है जो कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी आपकी जो पैरों की वेन्स है उनको डायलेट कर देती है। और इसका बहुत सिंपल सा निदान है, बहुत सिंपल सा इलाज है। इसका इलाज तो नहीं कहना चाहिए, निदान ही कहना चाहिए मेरे को, कि जब भी रात को आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपने यूरिन पास करने जाना है, आप पहले अपने पलंग पर बैठ जाएं, 2 मिनट पैर पर बैठ करके पैर चला लें अपने, बाथरूम में जाइए, पॉट के ऊपर बैठिए और बैठ के यूरिन पास करिए। अगर ये सिंपल सा एक चीज़ फॉलो कर ली जाएगी तो मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों के जो है ये चक्कर वाली प्रॉब्लम बच सकती है। अच्छा, प्रॉब्लम चक्कर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब उनको चक्कर आता है तो कई बार उनकी हड्डी वगैरह टूट सकती है, क्योंकि वो चक्कर खा के गिर जाते हैं वहाँ पर, और वो किस चीज़ से बैंग करेंगे पता नहीं है। कई बार उनका सिर बैंग करता है किधर, कभी गिर गए तो टांग की हड्डी या कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। इस वजह से मैं सारे सीनियर सिटीजन्स को कहता हूँ कि अपने टॉयलेट को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करिए। अगर आप किसी चीज़ पे पैसा खर्चना चाहते हैं अपने घर में, तो अपने टॉयलेट को इम्प्रूव करिए। टॉयलेट में आपने एंटी स्किड मैट्रेसेस लगानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप नहाएं या नहा के निकलें गीले पैर स्लिप ना करे आपका। जो आपका पॉट है उस पॉट के पास में आपने एक हैंडल ज़रूर लगाना है पकड़ने के लिए। जो आपका शावर एरिया है उसमें एक हैंडल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कोई चक्कर वगैरह कुछ आता है तो आप उसको थाम लें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये ज़्यादातर मैं आपको बोलता हूँ, अभी बताइए मेरे को कितने घरों के अंदर एंटी स्किड मैट्रेस लगी हुई है? 1, 2, 3, 4। जबकि मेरे हिसाब से जहाँ भी कोई एल्डरली रह रहा है इट शुड बी 100%। ये हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है। वो कहते हैं ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो क्यों ना हम पहले से इसका वो ले लें। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो वी कैन हैव अ गुड लाइफ। इनफैक्ट बहुत सीनियर एल्डरली जो मेरे पास आते हैं 80-85 ईयर्स के, जो फ्रेल हो गए हैं, मैं उनको हमेशा एक सलाह देता हूँ कि आप एक स्टिक हमेशा यूज़ करिए चलते समय। अगर आपका बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ यूज़ अ स्टिक। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार स्टिक हाथ में पकड़ लूँगा तो लोग मजाक बनाएंगे कि इतना बूढ़ा हो गया कि स्टिक लेके चल रहा है। बट वो उनसे पूछिए कि क्या जब आपके प्रॉब्लम होएगी, भगवान ना करे आपके प्रॉब्लम होती है, आप गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, तो क्या वो आपकी सेवा करने आएंगे जो हंस रहे हैं? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपने अपने प्रिकॉशंस खुद लेने हैं ताकि ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिलेटेड, जो बहुत कॉमनली देखने को आती हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिकल साइंस ने पिछले 50-70 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस करी है, एंड मैनी ऑफ दीज डिजीजेस कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। एलोपैथी इज वन ब्रांच विच नेवर सेज दैट वी कैन क्योर दीज थिंग्स, वी कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, और कंट्रोल इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर इट कॉम्प्लिकेशन रेट टू गो डाउन। सो हमको बचना किस चीज़ से? कॉम्प्लिकेशन से। वो अगर आप इनको कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। एक और जो प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स, कि उनकी प्रॉब्लम जब हम बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, उसको मैंने कहा कि आपको हार्ट फेलियर है, तो वो विश्वास नहीं करते हैं पहली बार में, क्योंकि अभी तक वो जिसको भी दिखा रहे थे, डॉक्टर को, फ्रेंड को, या खुद भी सोच रहे थे, तो उनको लग नहीं रहा था कि ये हार्ट फेलियर भी हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो जब ये बताई जाती है उनको, तो एकदम से उनको एक झटका सा लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया कि हार्ट फेलियर हो गया। तो उसके कई सारे कारण हैं। उसके कारण ये हैं कि जो हमारी एजिंग प्रोसेस है, जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे जो सिम्टम्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन जो है ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है किसी भी व्यक्ति में। आपके चोट लगती है, आपको पेन होता है। सपोज करिए आपको पेन नहीं हुआ, तो क्या आप उसका निदान ढूंढेंगे? शायद नहीं ढूंढेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिनके पैरों की नसें खराब हो जाती हैं, हर साल कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका पूरा पैर जल जाता है सर्दियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ अनुभूति नहीं हो रही है पेन की, दे आर नॉट रिसेप्टिव टू द पेन, और वो हीटर के सामने पैर रख के बैठ जाते हैं क्योंकि उनको ठंड लग रही होती है, और पूरा पैर जल जाता है। अगर आपको सपोज करिए कि मेरे को किडनी स्टोन हो गया और मेरे को कोई पेन नहीं है, और मेरे को केवल जो है माइनर कुछ सिम्टम्स हैं जिसके लिए मैं कोई दवाई वगैरह खाता रहता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी की है कि वो किडनी स्टोन बड़ा होकर के मेरी किडनी को डैमेज कर दे। मगर अगर मुझे पेन है तो मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागूंगा कि मुझे पेन हो। तो पेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम विच एक्चुअली रिड्यूसेस विद एज। अनुभूति नहीं होती है पेन की एल्डरली को। दूसरी चीज़ फीवर, जैसे फीवर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, तो एल्डरली के अंदर फीवर का जो स्पाइक है वो कम होता है दूसरे लोगों के मुकाबले में, तो उसको वो सीरियसली नहीं लेते हैं। कहते कितना है जी, 99.8 फीवर है, बट इट कुड बी द हार्बिंगर ऑफ अ सीरियस डिजीज, ओनली 99.8 फीवर। देन एटिपिकल सिम्टम्स बहुत होते हैं पेशेंट्स में। जैसे हम कहते हैं कि हार्ट अटैक आएगा तो आपको छाती में दर्द होगा, बाजू में दर्द होगा, अगर मगर एल्डरली के अंदर कई बार पूरा हार्ट अटैक आ जाता है और उनको क्या सिम्टम होता है कि सांस चढ़ा, ओनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है जिसको सांस चढ़ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा सिम्टम है, छोटा मोटा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बुजुर्ग हो गए हैं या उनसे चला नहीं जाता है या उनके घुटने खराब हो गए हैं या मांसपेशियाँ जो हैं वो स्टिफ हो गई हैं, ना। It is a major symptom. It can be a major symptom because of heart disease, heart failure and heart attacks. कई बार इंडाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा, मेरे को जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कोई नहीं मैं इनो ले लेता हूँ, कोई नहीं लोग बाग ओसिड ले लेते हैं। आप अपने फैमिली डॉक्टर को बोलेंगे, वो कहेंगे हाँ जी ओसिड ले लो, पेंटोसिड ले लो, ये कर लो। मगर अगर प्रोलॉन्ग्ड ऐसे सिम्टम्स चल रहे हैं तो दिस में अगेन इंडिकेट कि आपको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। आपके हार्ट की नाड़ी ब्लॉक है, वो ऐसे सिम्टम्स दे रही है आपको, एसिडिटी नहीं है आपको। कितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो इस सिम्टम के साथ आते हैं, ट्रीटमेंट के बाद कहते हैं हमारी तो एसिडिटी ठीक हो गई। आपको एसिडिटी थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी जो ऐसे मैनिफेस्ट कर रही थी। एसिडिटी, एक्सेसिव फैटीग, कि
कोई कंप्लेंट करने लगे कि यार मेरी तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, मेरे से तो चला ही नहीं जाता, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, मैं सुबह थोड़ा सा काम करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, ठीक है ना। दिस कैन अगेन बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट फेलियर में ज़रूरत नहीं है आपको कोई ड्रास्टिक आपको चेंजेस आए, ये दीज आर स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस विच कम। और जैसे मैंने कहा ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा कराया ऐसे हुए फिर ठीक हो गए, उसको अवॉइड नहीं करिए आप। ये ऐसा हुआ क्यों है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम विच कैन मैनिफेस्ट लेटर ऑन। दूसरी बात क्या है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज़ लेस प्रोनाउंस्ड, मतलब ये सिम्टम्स इतने धीरे धीरे डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एल्डरली पर्सन हूँ, मुझे सांस चढ़ना शुरू हुआ है, मैं शुरू में क्या करूँगा कि मेरे को यहाँ से उस एंड तक जाने में जितना टाइम लगता था, सांस चढ़ जाता था मेरे को वहाँ तक जाने में, मैं अपनी स्पीड स्लो डाउन कर लूँगा। मैं स्पीड स्लो डाउन कर लूँगा तो मुझे शायद वहाँ पहुँच के सांस नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके की मास्किंग हो गई है सिम्टम्स की, जो कि विच इज़ वेरी कॉमन इन दी एल्डरली। वो अगर 2 मंजिल ऊपर रहते हैं और 2 मंजिल चढ़ने में उनको सांस चढ़ता है, तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे 1 मंजिल चढ़ जाएंगे, फिर वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखेंगे थोड़ा सा, फिर वापस चढ़ेंगे। एम आई राइट? ऐसा ही होता है ना, ठीक है ना। तो उसका रीज़न ये है कि उनको सबकॉन्शियसली वो अपने सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो ये बढ़ती चली जाएगी बीमारी। फिर एक दिन क्या होगा कि इतनी सांस चढ़ जाएगी कि बैठे बैठे सांस चढ़ रही है और हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है। तो ये ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, ये बहुत स्लो होता है, कई बार एल्डरली में ऑब्जर्व नहीं कर पाते, नोट नहीं कर पाते, महीने 2 महीने 3 महीने निकल जाते हैं। फिर जब हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करते हैं तब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं और फिर हम बताते हैं कि ये देखिए आपको प्रॉब्लम पहले से थी, अनफॉर्चुनेटली आपने इसको पिकअप नहीं किया शायद शुरू में, इस वजह से डिले हुआ है आपको। तो ये मैंने बताया आपको कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं और क्यों डायग्नोसिस में दिक्कत होती है। अब मैं कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा देर की मैं टॉक नहीं रखूँगा, कुछ नई मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की। ज़्यादातर मोडालिटीज़ से तो आप लोग वाकिफ़ हैं अब, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, हर एक व्यक्ति को ज़्यादातर चीज़ें पता है, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं सर। अब जैसे जो नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पिछले 10 सालों में आई हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात करूँगा आपसे। जैसे हार्ट फेलियर है, 1994 में मैंने PGI ज्वाइन किया था। जब मैंने PGI ज्वाइन किया था 1994 में, आज से 30 साल पुरानी बात हो गई वो, तब हार्ट फेलियर ट्रीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 दवाइयाँ होती थी, सिर्फ 2, और वो भी दवाइयाँ ऐसी थी जो हार्ट फेलियर का कोर्स नहीं बदल सकती थी। मतलब अगर किसी को क्लास 3 या क्लास 4 हार्ट फेलियर उस समय डायग्नोस होता था तो अमूमन वो 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहता था वो व्यक्ति, 2 साल, इससे ज़्यादा की उसकी लाइफ नहीं होती थी, क्योंकि हार्ट फेलियर आज की डेट में भी ज़्यादातर कैंसर से डेडली डिजीज़ है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 30 years आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। अब जो ड्रग्स आ गई हैं उसके सहारे ना केवल यही व्यक्ति 2 से 5 साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्प्रूव हो गई है कि आपके हार्ट का पंपिंग उतना ही है 20% 25%, मगर आपको अब सिम्टम्स नहीं होते हैं, आप अपने नित्य कार्य जो हैं वो कर सकते हैं, डेली कोर्स यू कैन कैरी ऑन विद योर लाइफ। तो नई ड्रग्स जो आ गई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका पेनिट्रेशन जो है अभी तक भी GP लेवल पे और फिजिशियन लेवल पे नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि आपको हार्ट की पंपिंग आपकी कम है, तो आप एक बार स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें। हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट में कुछ ऑल्टरेशंस की ज़रूरत है, कुछ नई दवाइयाँ जो आ गई हैं उनकी ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने बड़ा ध्यान रखा हुआ है और हम ये देखते हैं कि CGHS के थ्रू ये सारी नई दवाइयाँ मिल जाती हैं। आज की डेट में वो लोग कहते हैं कि महंगी हैं दवाइयाँ, हाँ है महंगी, बट CGHS इज़ वेरी काइंड इनफ टू प्रोवाइड ऑल दीज मेडिसिन टू ऑल द पेशेंट्स, एंड आई हैव सो मेनी हार्ट फेलियर पेशेंट्स हु हैव बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस। दूसरी चीज़ है पेसमेकर के से मिलती जुलती डिवाइसेस आती हैं हार्ट फेलियर के लिए। उन डिवाइसेस को कहते हैं कॉम्बो डिवाइस और ICD डिवाइस। ये पेसमेकर से थोड़ी बड़ी होती हैं, मगर ये पेशेंट की जान बचाने में और उसकी ज़िंदगी प्रोलॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल हैं, एंड दे आर स्टैंडर्ड ऑफ केयर।
अगर मैं आज से 20 साल पुराना बात करूं तो 20 साल पहले ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं माना जाता था इन दवाइयाँ इनको ये माना जाता था कि हाँ जी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लगा दें। यहाँ अगेन मैं आपको बोलूँगा कि CGHS हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड बिकॉज दीज डिवाइसेस हैव नाउ बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द बोर्ड, और जिसको भी ज़रूरत है वो लगवा सकता है ये आके डिवाइसेस। दे आर रियली हेल्पफुल डिवाइसेस फॉर पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर। तीसरी चीज़ है कॉरोनरी इमेजिंग टेक्निक्स। कॉरोनरी इमेजिंग टेक्निक्स का मतलब है कि जैसे आपने, अब तो इतने वर्ष हो गए आप लोगों सबको मालूम है कि एक टेस्ट होता है जिसको कॉरोनरी एंजियोग्राफी का टेस्ट कहते हैं, हार्ट की नाड़ियाँ चेक करने का टेस्ट। तो हार्ट की नाड़ियाँ चेक करने का पहले एक ही तरीका होता था। वो तरीका क्या होता था कि आप एंजियोग्राफी करेंगे, आप इसका एक्सरे निकालेंगे और एक्सरे से आप बाहर से असेस करेंगे कि आर्टरी कितनी बंद है। आर्टरी कैसी होती है, एक पाइप के जैसी होती है, तो उसको आप बाहर से असेस कर रहे हैं कि इसमें कितनी ब्लॉकेज है। अब जो नई टेक्निक्स आ गई हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्योंकि वो अंदर से असेस करती हैं। वो आर्टरी के अंदर एक कैथेटर डाल के उसके अंदर एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा जो है अंदर की तस्वीर देता है आर्टरी की कि अंदर से कैसी है आर्टरी, अंदर से कितना कैल्शियम जमा है, अंदर से कितनी ब्लॉकेज है उसके अंदर। इनको इमेजिंग टेक्निक्स कहते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं। और फिर वापस मैं बोलूँगा ये भी CGHS के अंदर वो अप्रूव हो चुकी हैं। अभी 6 महीने पहले जो CGHS ने मेजर चेंजेस करे हैं अपनी लिस्ट के अंदर, उसमें इसको भी अप्रूव कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट गाइडेंस है वो कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है। जैसे किसी व्यक्ति को हमने स्टेंट डाला है तो पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं होता था ये देखने का कि ये स्टेंट प्रॉपरली डिप्लॉयड है कि नहीं, कि पूरा एक्सपैंड हो गया है कि नहीं नाड़ी के अंदर। तो पहले कोई 25 से 30% लोग ऐसे होते थे जिनमें कि एक्सपेंशन नहीं हो पाता था, उसकी वजह से वो स्टेंट ब्लॉक होने की संभावना रहती है। बट अब हम अंदर से क्योंकि देख लेते हैं तो अंदर से हमको दिख जाता है कि ये पूरी तरह एक्सपेंडेड है कि नहीं। तो इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और रिजल्ट बेटर हो गए हैं इसकी वजह से। चौथी चीज़ है टेक्निक्स फॉर रिमूवल ऑफ कैल्शियम इन द कॉर्नरी आर्टरीज। मैं जब 1994 में मैंने ज्वाइन करा था PGI, उस समय ये स्टेंट्स वगैरह नहीं होते थे। आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में कार्डियोलॉजी में इतने डेवलपमेंट्स देखे हैं। तो उस समय किसी की एक नाड़ी भी बंद होती थी तो उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे एक ऐसा फेज़ आया जहाँ की स्टेंट्स आ गए तो बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स कम होने लग गई ओवर द ईयर्स। लोगों ने स्टेंट ज़्यादा मकबूल हो गए, ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गए लोगों को। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि अगर हम 100 मरीज़ लेते हैं जिनकी हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक है, उसमें से केवल 10 लोगों को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 90% लोगों को स्टेंटिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले ओवर द ईयर्स। अगेन डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल साइंस। उसके अंदर एक बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ करती थी जो पिछले हम 10-12 सालों में हमने सॉल्व करी है, वो है कि अगर कैल्शियम या चूना बहुत ज़्यादा जमा होता था आर्टरीज में तो उसको हम रिमूव नहीं कर पाते थे। इस वजह से हम पेशेंट को बाईपास के लिए भेज देते थे। अब हम एंजियोप्लास्टी करते वक्त उस चूने को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल बलून डेवलप किया जा चुका है जिसको IVL का बलून कहते हैं। और फिर मैं वही अपनी बात रिपीट करूँगा कि ये CGHS ने अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी। तो अब कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी बाईपास से और वीन ऑफ किया जा सकता है कि उनको बाईपास की जगह उनको एंजियोप्लास्टी ऑफर करी जा सकती है, बिकॉज हम वो चूना हटा के उसकी जगह स्टेंट लगा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट पिछले मेरे हिसाब से 10 सालों में हुआ है वो हुआ है ये ट्रांस कैथेटर आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एज के साथ साथ एक हमारे हार्ट के अंदर का वाल्व होता है जिसको आयोटिक वाल्व कहते हैं, जिसको मेन वाल्व होता है हार्ट का, जहाँ से हार्ट से ब्लड सप्लाई होती है पूरे बॉडी में। उस वाल्व का सिकुड़ना एज रिलेटेड प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही वो भी जो है, जैसे हमारे अकड़ाहट आ जाती है ऑर्गन्स में, जॉइंट्स में, वैसे ही वो वाल्व भी जो है ना वो सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है। तो वो दैट इज़ ए स्पेशल प्रॉब्लम। एंड उसका इलाज आज से 10 साल पहले तक भी केवल ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुआ करता था। बाईपास सर्जरी पूरी होती थी, पेशेंट को जो है लिटा कर 4 घंटे की सर्जरी है, उसमें वाल्व रिप्लेसमेंट होता था। अब यही वाल्व रिप्लेसमेंट बगैर सर्जरी के हम करने लगे। पैर से हम वाल्व को ले जाते हैं,
और डिप्लॉय करके आ जाते हैं। पेशेंट को 2 दिन के अंदर छुट्टी मिल जाती है, कोई चीर फाड़ नहीं, कोई कट। ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर डेवलपमेंट है जिसको TAVR की टेक्निक कहते हैं। और ये टेक्निक जो है, मैं वापस बोलूँगा, ये भी CGHS ने अप्रूव करी है। I mean, hats off to CGHS कि now they are catching up with the latest treatments in the world। ये पिछले साल तक भी अप्रूव नहीं थी। पिछले साल तक भी जो भी CGHS बेनिफिशरीज थे उनको मेजर सर्जरी करानी पड़ती थी अपनी। तो जब से ये अप्रूव हुआ है तब से हम रूटीनली ये टेस्ट अपने यहाँ मैक्स के यहाँ कर रहे हैं। ये वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी ये केवल पैर के थ्रू किया जाता है। ये पैर से ब्लू कलर का ये कैथेटर आ रहा है, इसके ऊपर वैल्व है। इसको वैल्व को ले जा करके यहाँ प्लेस कर देते हैं, उसको एक्सपैंड कर देते हैं जस्ट लाइक ए स्टेंट। सो दिस प्रोसीजर लास्ट फॉर अबाउट 45 मिनट्स। 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है पेशेंट को, एज अगेंस्ट अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आपको पूरा चीर फाड़ और 7 दिन का हॉस्पिटल स्टे एंड देन 1.5-2 महीने की रिकवरी। So these are some of the things I just wanted to bring to your notice. Also the fact that many of these things are now approved for you also. You people can take benefit of this and probably lead a good life. Max has now, where I work, my department, now we have just installed a state-of-the-art cath lab. This is a cath lab which is nowhere present except in Delhi. North of Delhi, including PGI, this is not available. This is the state-of-the-art latest cath lab where we are doing all these kind of high-end procedures. Thank you so much. I would invite some questions if possible. So, anybody has any question, please? किसी को डॉक्टर सुरेश सक्सेना जी से भी पूछना है, प्लीज। डॉक्टर साहब, जैसे BP की कोई टेबलेट ले रहे हैं हम, हाई BP की, पैरों के बल बैठ जाएं, जब वैसे बैठ के उठने के बाद चक्कर आता है, वो क्या है? हाँ, तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि पैरों में ब्लड की पूलिंग हो जाती है। कुछ ग्रुप ऑफ दवाइयाँ ऐसी होती हैं ब्लड प्रेशर की जो कि पैरों में वेन्स में पूलिंग कर देती हैं ब्लड की। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब आप पालती मार के बैठेंगे नीचे या गुरुद्वारे में, मंदिर में या किसी पूजा पाठ में, जब आप उठेंगे तब उस समय आपको चक्कर आ सकता है क्योंकि पूलिंग हो जाती है। तो ये बीमारी नहीं है ऐसा। हो सकता है दवाई को चेंज करने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए सिंपली आपने करना है कि उठने से पहले अपने पैरों को थोड़ा सा लंबा कर लें और ऐसे ऐसे चला लें 5-6 मिनट। मॉर्निंग सर, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने हो गए और बाईपास सर्जरी हुई है। तो उसको डॉक्टर साहब ने पहले 3 महीने लिखा था कि 3 महीने बाद आना, और दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद आना। मगर उसके वहाँ यहाँ पर दर्द रहता है, पेन रहती है। देखिए, जो बाईपास सर्जरी है उसका ये एक अनफॉर्चुनेट गिफ्ट है, क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको हनुमान जी बना देते हैं बाईपास सर्जन जो होते हैं ना, तो पूरी आपकी छाती खोल देते हैं ऐसा करके। तो वो जब जुड़ती है, ठीक है ना, तो वो क्योंकि बोन्स हैं, मसल्स हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट गिफ्ट है कि कई लोगों के काफ़ी दिनों तक पेन चलता रहता है। एक यही नहीं है, पैरों से क्योंकि वेन्स निकाल ली जाती हैं तो कई लोगों को पैरों में सूजन भी रहती है लाइफ लॉन्ग। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, पेशेंट के ऊपर निर्भर करेगा। ज़्यादातर पेशेंट इससे निजात पा जाते हैं। हाँ, वो आप बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, उसको कीलॉइड फॉर्मेशन कहते हैं। वो स्किन की वो भी रिएक्शन इंडिविजुअल होता है, उसका इससे बाईपास से कोई रिलेशन नहीं है। मैं देख लूँगा। Anybody else, please? What's the role of pacemaker? हाँ, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो नॉर्मल पेसमेकर, जो सो कॉल्ड पेसमेकर्स होते हैं, वो आपकी धड़कन बढ़ाने के काम आते हैं। जैसे किसी की धड़कन 30 पे चली गई है, 35 पे चली गई और वो फिक्स हो गई है वहाँ पर, आप चलते हैं तब भी नहीं बढ़ती है वो, राइट। उसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, उसकी वजह से आपको डिजीनेस हो सकती है या चलने से सांस चढ़ सकता है। इसको ब्रेडीरिथमियाज या हार्ट ब्लॉक कहते हैं, इलेक्ट्रिकल हार्ट ब्लॉक, ठीक है ना। तो पेसमेकर कैसे काम करता है? पेसमेकर आपने घर में इन्वर्टर लगाया हुआ है सर? इन्वर्टर लगाया आपके घर में? तो पेसमेकर एक किस्म का इन्वर्टर मान लीजिए, ठीक है। तो पेसमेकर को हम यहाँ लगा देते हैं, ये एक इन्वर्टर के जैसे काम करता है। जब उसको ये पता चलता है कि आपकी हार्ट की धड़कन स्लो हो गई है,
तो वो बिजली देने लगता है हार्ट को। जैसे आपके घर में बत्ती जाती है तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, जब आ जाती है तो वो ऑफ हो जाता है। मगर फिर भी ये देखिए कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है कि बिजली आई कि गई, आई कि गई। वैसे ही ये जो पेसमेकर होता है ये इन्वर्टर के जैसे काम करता है, ये आपकी हार्ट की रिदम को और रेट को ट्रैक करता रहता है। जब उसे लगता है कि यह बहुत स्लो हो गई है, हार्ट रेट 50 से नीचे चली गई है, तो बिजली जाने लगता है, तो आपकी हार्ट रेट वापस 70 हो जाती है। जब उसे लगता है कि नहीं अपनी हार्ट रेट पेशेंट की 70 हो गई है, तो वो चुपचाप बैठ जाता है, कुछ नहीं। ज़्यादा नींद आना आप कभी देता हूँ मुझे। So what the limit of pace this is I mean the heart rate. What the average? नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है वो वेरी करती है 70 से और 100 के बीच। हार्ट रेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है ना। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी हार्ट रेट रात को अगर आप चेक करेगा कोई, आप जब सो रहे हैं तो हो सकता है वो 50 भी आ जाए, और जब आप तेज चल रहे हैं तो वो हो सकता है कि 90-95 भी चली जाए। जब आप कोई हॉरर पिक्चर देख रहे होते हैं तब भी 90-95 चली जाती है। तो वो चेंज होती रहती है हार्ट रेट, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स हार्ट रेट है। सर एवरेज नहीं है, रेंज होती है इसकी, हमेशा रेंज में बात करी जाती है कि हार्ट रेट शुड बी इन द रेंज ऑफ 70 to 100। जो आप बता रहे हैं नींद और ये, ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं इसको बोलना चाहूँगा। एक तो हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, इनफैक्ट अब ये रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली आ गया है कि 24 घंटे में सबसे इम्पोर्टेंट घंटे कौन से होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कौन से होते हैं? कोई मेरे को जवाब देगा इसका? सॉरी, अर्ली इन द मॉर्निंग। एनीबडी एल्स? सर वो बता रहा हूँ मैं, अभी पहले स्लीप पे बात कर रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी 24 घंटे में ज़रूरी है वो है स्लीपिंग आवर्स। क्योंकि स्लीपिंग आवर्स में आपकी ये जो गाड़ी है इसकी सर्विसिंग हो रही होती है, डे टाइम में इसकी सर्विसिंग नहीं होती है। नेचर ने ऐसा बनाया है कि जब आप सो रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी जो है, जो डेड सेल्स हैं उसको निकाल देगी आपके शरीर में से, जो आपके रीसेटिंग करनी है उसमें हार्ट की, लिवर की, किडनीज की, वो सब रीसेटिंग होती है सारे दिन की, कैलिब्रेशन होता है उसका। तो इसलिए नींद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अभी ऑफ लेट मेरे पास बहुत बुजुर्ग आ रहे हैं जो कहते हैं जी नींद नहीं आती है। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि आप व्हाट्सएप कितना करते हैं, आप यूट्यूब कितना देखते हैं, और आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हैं। और मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, एटलीस्ट 30-40% बुजुर्गों में ये नींद उड़ने की बीमारी ये मोबाइल में लगाई है। क्योंकि रात को 9 बजे से लेके और 12-12:30 बजे तक वो लगे रहते हैं, और केवल इंसान ही नहीं, औरतें भी यूट्यूब पे वो देख रही हैं, यूट्यूब पे व्हाट्सएप कर रही हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारी एक्चुअल नींद का टाइम है वो है 9 से 10 जो नेचर ने बनाया है, जिस समय हमको नींद आएगी। अगर आप वो स्क्रीन देखते रहेंगे तो वो टाइम चला गया। अब क्या होता है कि ये लोग सोते हैं 12-12:30-1 बजे, और उठने की आदत इनकी पड़ी हुई है 6 बजे की, 5 बजे की, तो उठ जाते हैं, तो स्लीप पूरी नहीं हुई। फिर सारा दिन जो है बनाते रहेंगे, सारा दिन कि मेरे को कमज़ोरी लग रही है, मेरे को ये लग रहा है, मेरे को वो लग रहा है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में जो खराबी आ गई है, इसको प्लीज़ मोबाइल को उठा के फेंक दीजिए 9 बजे के बाद, टीवी को बंद कर दीजिए 9 बजे बाद, नहीं देखना है, नहीं उससे यूज़ करना है। आप ही परेशान होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना सर। पॉसिबल है बिल्कुल। पहले बताइए, मेरे को मोबाइल नहीं होता था तो क्या करते थे आप? हैं? नहीं, देखिए, एक होती है कि पैथोलॉजिक आपको इंसोम्निया है, एक है ऐसी चीज़ है जिससे आपको हो रहा है वो, तो उसको तो अवॉइड करेंगे आप सामने से सड़क पे जा रहे हैं, कोई सांड आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उस पर भिड़ेंगे थोड़ी जाके, आप साइड में हो जाएंगे। तो ये एक तरीके का सांड ही है जो सड़क पर घूम रहा है, जो मोबाइल है, आप इसको आप परे करिए इसको। मेरा
क्वेश्चन लगे हुए जी हैं। जी जी, रात को नींद आती है, दिन में भी सोए रहते हैं कोई। दिन में भी सोए रहते हैं। उसका हार्ट से रिलेटेड है। नहीं, अगर उसके साथ में आपको दूसरे सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी है या आपको सांस चढ़ता है साथ में, ठीक है ना, तो बात अलग है। अदरवाइज नींद आपको अगर अच्छी आ रही है तो यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन। सर ये हार्ट रिदम का होता है डिस्टर्बेंस, तो मुझे हार्ट स्लो रिवर्स हो जाता है और फास्ट हो जाता है, हाँ जी, और बीट मिस हो जाती है। हाँ जी, तो वो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी है सर। एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाती है ये बीमारी। वाटर लगाया था 2 दिन, हाँ जी, उसमें जो मिसिंग का गैप है ना, नाउ इट इज 2.6, अच्छा, पहले 2.3 था हाँ 2-3 साल पहले, अभी नाउ इट इज 2.6। तो वेदर आई शुड गो फॉर दिस पेसमेकर और वो केवल एक चीज़ केवल होल्टर पे डिसाइड नहीं होगा सर, ठीक है ना। हमेशा जो कार्डियक डायग्नोसिस होती है इट इज़ लाइक अ जिगसॉ पजल, जो बच्चे बनाते हैं ना सर, पीसेस को जोड़ जोड़ करके एक पूरा सीन बन जाता है। तो कार्डियक डायग्नोसिस इज़ लाइक अ जिगसॉ पजल, होल्टर उसका एक पीस है। तो आपका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसके अलावा आपकी इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट, आपके ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, आपके डायबिटीज़ की हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें एक साथ जोड़ के फिर आपकी डायग्नोसिस बनाई जाएगी और उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। पहले बीपी फास्ट चलता था, अभी बीपी बिल्कुल स्लो रहता है मेरा। हाँ और ये जो है ना, ये जब मैं स्लो और फास्ट होता है ना और बीच में मिस होता है तो उसको खड़े और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसका एक इलाज पेसमेकर भी है। डॉक्टर साहब, एक जैसे किसी को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब ज़्यादा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? वेरिकोज की वेन्स की प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी जाती है, एक ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम भी है। जो लोग ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, जैसे पुलिस वाले हो गए, जो ज़्यादा समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। उसके ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों में नहीं होती, बाकी लोगों में भी होती है। तो वेरिकोज वेन्स एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% केसेस में इट इज़ जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कि आपकी वेन्स मोटी मोटी नज़र आ रही हैं। इट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम इन 90% ऑफ द पेशेंट्स। तो इसकी सर्जरी कहते हैं? नहीं, वो 10% में जहाँ पे कि वो पैरों में बहुत सूजन दे रही है या पैरों में कोई अल्सर बन गया है, वेरिकोज अल्सर जिसको कहते हैं, उन केसेस के अंदर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। 90% लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है और आप चल सकते हैं उसके साथ में। आपने अगर लॉन्ग उस पर जाना है, सपोज करिए कि आपने फ्लाइट लेनी है लंबी या आपने पैदल चलना, आप सीधे से एक स्टॉकिंग्स पहनिए, जिससे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बोलते हैं, वो पहनिए और चलिए। हर चीज़ का इलाज दवाइयों से और सर्जरी से नहीं होता है सर। ये सर डीवीटी और वेरिकोज वेन में फर्क है क्या? दोनों में बहुत फ़र्क है सर। डीवीटी का मतलब है कि जो आपकी पैरों की या जो आपके पेल्विस की वेन्स हैं उसके अंदर खून जमा हो गया है। अच्छा। वेरिकोज वेन्स में खून नहीं जमा होता। वेरिकोज वेन्स में वो चलता रहता है खून, एक्सेप्ट कि जो नाड़ी इटसेल्फ है वो डायलेट हो जाती है। एक्चुअली मुझे कैंसर की कीमो लगी थी मैक्स में ही, पीजे में सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद मुझे ये जहाँ इसमें डीवीटी हो गई थी स्वेलिंग, अभी गोली तो चल रही है एपेक्सपेन 2.5, लेकिन मेरी जो नीचे वाला पोर्शन और पैर बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या आपको बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या आप जो दवाई ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन पीपल हु हैव अंडरगॉन कीमोथेरेपी फॉर द कैंसर। डीवीटी तो मुझे आफ्टर सर्जरी हो गई थी। है जी, डीवीटी तो आफ्टर सर्जरी हो गई थी। हाँ, तो डीवीटी भी जो है ना वो सर्जरी का मैनिफेस्टेशन नहीं होता, वो कैंसर का मैनिफेस्टेशन होता है सर। अभी तो चल रहा है ट्रीटमेंट आपके अभी ऑपरेशन। हाँ, तो अभी आप अगर दवाई ले रहे हैं खून पतला करने की तो बढ़िया है, लेते रहिए, उसको लंबे समय लेनी पड़ती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें जो CGHS से मेडिसिन मिलती है, इन खास करके जो हार्ट की मेडिसिन डायबिटीज होती है, उसमें सॉल्ट डिफरेंट होता है। जैसे मेटाडोल टैबलेट होता है जो मार्केट से, तो सॉल्ट डिफरेंट होता है। कैन बी इट इज एडवाइज टू टेक दिस मेडिसिन या क्योंकि ये हार्ट का बहुत कम उसमें ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। जैसे आपने मेटाडोल आपने स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है ना, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। मगर
मीटोप्रोलॉल की जो गोली है उसकी दोनों प्रिपरेशंस ब्लड प्रेशर में कामयाब है, बट हार्ट फेलियर में नहीं है। हार्ट फेलियर में एक स्पेसिफिक दवाई लेनी पड़ती है मीटोप्रोलॉल की। तो अगर वो मेंशन किया जाता है तो मैंने देखा है कि वो मिल जाती है वहाँ से। ये वो एक्चुअली जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मार्केट से हम लेते तो साथ डिफरेंट होता है। अब ये एक एप्रेंशन नहीं, वो सक्सिनेट होता है और टार्टुलेट, दो कॉम्बिनेशन आते हैं उसके। तो ब्लड प्रेशर में दोनों कारगर हैं, हार्ट फेलियर में एक ही कारगर है उसमें से। तो अगर मगर उसको स्पेसिफिकली अगर कार्डियोलॉजिस्ट लिख देगा कि मुझे सक्सिनेट ही चाहिए इस पेशेंट में, तो वो या तो लोकल परचेज कर देते हैं या मंगवा देते हैं। नहीं, आजकल लोकल परचेज करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है सर, उसमें होता नहीं। सर एक चीज़ जो है, आप कॉमन कोई रूटीन में कोई टेस्ट हमें कौन से करवा लेनी चाहिए 6 मंथ की? हाँ, तो पहली चीज़ जो मैं सबको बोलता हूँ वो ये कहता हूँ कि एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और पहले अपने रिस्क फैक्टर स्कोर आप कैलकुलेट करें कि आपको कितने कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो वहाँ लिखिए नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर है मेरे को, नंबर 2 डायबिटीज़ है तो वहाँ लिखिए डायबिटीज़ है मेरे को, नंबर 3 मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कि नहीं है वो लिखिए, मेरे को पहले हार्ट की प्रॉब्लम रही है कि नहीं रही है, मैं स्मोकिंग तो नहीं करता हूँ या करती हूँ। चौथी पांचवी चीज़ हो जाएगी कि मैं कितनी लाइफस्टाइल मेरी एक्टिव है, मैं सेडेंटरी तो नहीं हूँ, मैं सैर ही नहीं करता हूँ, मैं सारे दिन घर पे ही पड़ा रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स आप लिखिए, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है फॉर हार्ट डिजीज़। जितने ज़्यादा आपके रिस्क फैक्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक या किडनी डिजीज़ वगैरह हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप आइडेंटिफाई करिए अपने आप को कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप लो रिस्क में आते हैं या हाई रिस्क में आते हैं। हाई रिस्क मतलब 5 और 6 आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, लो रिस्क मतलब एक भी नहीं है, ठीक है ना। यू आर वेरी एक्टिव, आपको कुछ दवाई नहीं लेते हैं आप, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो उसके हिसाब से फिर टेस्ट डिवाइस किए जाते हैं, ठीक। बट एल्डरली में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एक टेस्ट होता है कार्डियक टेस्टिंग में एकोकार्डियोग्राफी और एक ट्रेडमिल टेस्ट, साथ में आपके ब्लड टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप सालाना रूप से कराते रहेंगे तो कई बार चीज़ें जल्दी पिकअप हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं पिछले साल दसवें में स्टैंड पे आया, मैं घर में खाना खाते समय मेरे चक्कर आते थे, उन्होंने मुझे फोटे उठे के दाखिल करवा दिया। उन्होंने मेरा टेस्ट करने के बाद मेरे स्टैंड पा देता है। अच्छा, वो तो पहले मैंने नहीं चक्कर दिया, मैं उस तो बाद मेरे फिर थोड़े बहुत करने शुरू हो गई, मैंने साल चढ़ना के लिए खैर दवाई तो मैं खा रहे हैं। अच्छा, जो दवाइयाँ देते हैं सीरियस वाले वो देते हैं सस्तियाँ, फिर बाकी बाजार से लो तो कहने बाजार ले लो, फिर कह मतलब कि महंगे दवाई मिलते बाजार से तो वो फिर रिवर्स होती हैं। चक्कर ये कह नहीं, अखा की दवाई मेरी प्रॉब्लम है, मैंने अखा दवाइयाँ दी हैं, मेरे सीरियस में अच्छी दवाई नहीं मिली हैं, फिर मैं बाजार से खरीदनी पड़ी है। तो ऐसे ऐसे कई प्रॉब्लम है, मोटे में प्रॉब्लम, लते में प्रॉब्लम। तो इस साल का थोड़ा ध्यान इसके ऊपर जो है जो महंगी दवाई भी देनी चाहिए तो मैंने बाजार से दिया, वो अप्रूव भी हो सकती हैं। तो ऐसा एक तो प्रोसीजर बनना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मामला दिल का है ना, तो प्रॉब्लम्स आज ज़्यादा ही आपके लिए। मैं समझता हूँ जी। थैंक यू सो मच। 30 years हो गए। मैं एस सिंह जी प्लीज़ आइए। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी जो है लेक्चर के लिए आते हैं, हेल्थ टॉक्स के लिए, जितने क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं हमारी ऑडियंस में से, इतने इससे पहले कभी भी पूछे नहीं गए। तो थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग ऑल ऑफ अस। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसे लग रहा है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉक ऑन कार्डियोलॉजी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर साहब। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे काफ़ी पेशेंट जाते भी रहते हैं इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।